had introduced the concept of uh, inter-process communication, right? Uh, and how do we achieve this mechanism of inter-process communication? So there are two possible mechanisms. First one is the shared memory model, and another one was uh, मैसेज पासिंग मॉडल, isn't it? तो उससे पहले हम लोगों ने समझा कि इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस और कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस क्या होते हैं, राइट? यही सारे टॉपिक्स हमने कवर किए थे। अगेन इसके रिगार्डिंग बैक डेट पे उस दिन नोट्स भी शेयर किया गया था, एंड अगेन आई थिंक यस्टरडे आल्सो मैम वुड हैव शेयर्ड सम नोट्स। किसी ने पढ़ करके देखा? Yes, sir. एनी डाउट्स? No, sir. ओके। Yeah. खुशी, व्हाट अबाउट यू? यस सर। हम लोग जो टॉपिक कवर अप कर रहे थे लास्ट क्लास में, लास्ट 2 क्लासेस में, कोई डाउट्स है उसके रिगार्डिंग? सर वो तो मैंने अभी आधा ही देखा है, आधा बाकी है। ओके, तो जो भी आधा जो जितना भी देखे हो उसमें क्या आइडिया मिला थोड़ा बता दो, हम हेल्प कर देंगे। सर मैंने अभी वो आधा ही देखा है, कंप्लीट नहीं देखा है, तो वही नोट्स वगैरह मैं बना रही थी, तो मतलब मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया। फाइन, ठीक है। सो बाय द टाइम सिस्टम इज गेटिंग रेडीड, विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन। सो अगेन अगर उसको थोड़ा रिकॉल या रिवाइज कर लें और उसी से फिर हम लोग आज का फाउंडेशन अगर बेस करेंगे जो हम लोगों को पढ़ना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। हम लोगों ने प्रोसेस के बारे में पहले समझा कि व्हाट इज अ प्रोग्राम, व्हाट इज अ प्रोसेस, प्रोसेस के स्टेट्स क्या होते हैं, एग्जीक्यूटेबल स्टेट्स, एंड अगेन प्रोसेस को शेड्यूल कैसे किया जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। ये सारा चीज हमने जब प्रोसेस के रिगार्डिंग स्पेसिफिकली जब क्लियर किया, then we came to know that there are two kinds of processes. First one is independent processes, those kind of processes that neither get affected nor do they affect another process. Gives you an example of independent process. Also इसमें एक और बात भी है कि जिसमें अगर कोई प्रोसेस अपने रिसोर्स को शेयर नहीं कर रहा हो किसी के साथ, ओके, अनशेयर्ड वे में चल रहा हो, तो उसको हम लोग इंडिपेंडेंट प्रोसेस बोल सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस अगर अगर इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस रन कर रहे हैं, सो वी डोंट हैव एनी इश्यूज, बिकॉज इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस में होता क्या है कि सबका अपना अपना टाइम फैक्टर होगा कि इसे इतने बजे या इस मोमेंट पे इसे रिसोर्सेज मिलना है। रिसोर्सेज मिलने के बाद ये इतनी देर तक रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करेगा और रिसोर्सेज का काम कंप्लीट होते ही वो रिसोर्स रिलीज करेगा। देन द सेम रिसोर्स मे और मे नॉट बी हेल्ड और ऑक्यूपाइड बाय अनदर सेट ऑफ प्रोसेसेस। तो आइडिया बहुत सिंपल सा था। तो इसमें क्या है कि अगर बहुत रेयर केस में क्या होता है कि जो रिसोर्सेज किसी प्रोसेस ने विथहेल्ड करके, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, हाँ, तो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि रिसोर्सेज जो विथहेल्ड हैं किसी प्रोसेस के द्वारा और एग्जीक्यूशन मोड में है, उसी बीच में अगर उसी रिसोर्स का रिक्वेस्ट कोई कर देता है कोई और दूसरा प्रोसेस, तो अगेन वहाँ पे हम लोग प्रायोरिटी देखते हैं, वेटेज देखते हैं। अगर जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसका प्रायोरिटी हायर है, देन डेफिनेटली रिसोर्स को प्रोसेस जो एग्जीक्यूटेबल मोड में है उसको रिसोर्सेज रिलीज करना पड़ता है और उसको वेटिंग पीरियड पे चले जाना पड़ता है, सस्पेंड हो जाना पड़ता है कुछ देर के लिए। That was a technical word that we understood.
Now, there is another set of processes that are said to be as cooperating type of processes. मतलब दो या दो से अधिक processes के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं और वो अगर अफेक्ट होते हैं या अफेक्ट करते हैं किसी दूसरे प्रोसेस को या दूसरे प्रोसेस के द्वारा, तो उनको हम लोग कोऑपरेटिंग प्रोसेस बोलते हैं। एक और इसका डेफिनेशन ये भी हो सकता है कि ऐसे सेट ऑफ प्रोसेसेस जो आपस में डेटा या इंफॉर्मेशन शेयर करते होंगे, ठीक है ना? तो उसको हम लोग कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस बोलते हैं। नाउ कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस के साथ इश्यू क्या है? ठीक है ना? इश्यू क्या है कि अगर हम इनका लेट्स से सेम सेट ऑफ डेटा ये शेयर कर रहे हैं, अ सिंगल पीस ऑफ डेटा लेट्स से अ वेरिएबल एक्स, उसका कुछ वैल्यू होगा, प्रोसेस 1 ने वो एक्स वैल्यू को लेकर के काम करना स्टार्ट किया और हो सकता है मिडवे में प्रोसेस 1 जो है वो एक्स का वैल्यू को चेंज कर दिया होगा या कर रहा होगा। एंड एट द सेम टाइम इमेजिन करो कि प्रोसेस 2 जो है वो भी रिक्वेस्ट करता है सेम डेटा एक्स के लिए। सो व्हिच वैल्यू ऑफ एक्स शुड बी गिवन टू द प्रोसेस 2 जो अपडेटेड हो गया है या अपडेट मोड में चल रहा था? तो इसको लेकर के बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। अभी जो ये बात हम रखे हैं, आई विल डेफिनिटली गिव अ प्रैक्टिकल एग्जांपल इन टुडेज़ क्लास इटसेल्फ। आप लोगों को तब समझ में आएगा कि इम्पैक्ट कैसे करता है। हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि एक ही वेरिएबल को 2 प्रोसेस एक्सेस कर रहे होंगे? ओके, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल स्टार्ट विथ माय सिस्टम प्रेजेंटेशन। ओके, तो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस में ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, कुछ एक मैकेनिज़्म हमें ऐसा चाहिए था जिसके द्वारा ये इश्यूज़ जो आते होंगे रीड राइट मोड वाले या अपडेट्स को लेकर के, कि डेटा का वैल्यू जब फेच किया जाता है तो उसको अपडेट कैसे रखा जाए। तो इन सब के रिगार्डिंग we had the mechanism that was known as inter-process communication. So we do not require inter-process communication for independent processes. We are only talking about the inter-process communication for dependent or cooperating type of processes. ठीक है, ये हो गई बात। अगेन आईपीसी में जब हम लोग पढ़ते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडल्स, शेयर्ड मेमोरी मॉडल एंड मैसेज मैसेज पासिंग मॉडल। दोनों का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमने लास्ट क्लास में देखा था। नोट्स में भी इस चीज़ को शेयर कर दिया गया है एंड आई बिलीव कि नोट्स इतना सरल और इतना सिंपल वे में लिखा गया है कि उसे पढ़ कर के एटलीस्ट एक करेक्ट कंक्लूजन निकाला जा सकता है या डिस्कशन किया जा सकता है कि एक्चुअली ये दोनों चीज़ है क्या। दोनों में देखा जाए तो सबसे कन्वीनिएंट मेथड कौन-सा है, प्रेरणा? सर कन्वीनियंट मैसेज पासिंग है सर। शेयर्ड मेमोरी में है कि दोनों का मतलब सेम ही एड्रेस पे और सेम रिसोर्स मतलब उन लोग ऑक्यूपाई करते हैं, एक ही जगह पे दोनों का मेमोरी रहता है, तो उसमें डेटा में गड़बड़ हो जाने का काफ़ी चांसेस रहता है। तो इसीलिए ओके, मैसेज पासिंग ज़्यादा कन्वीनियंट है। मैसेज पासिंग कंपेयर्ड टू शेयर्ड मेमोरी मॉडल, एक तो इट इज़ ईज़ियर टू कंस्ट्रक्ट, ठीक है? कंस्ट्रक्ट इन द सेंस कि इस मॉडल को बनाना या इसका प्रोग्राम डेवलप करना, वो काफ़ी आसान है। फिज़िकल लेयर पे भी इनमें क्योंकि हम लोग कुछ कॉमन फैक्टर्स को नहीं रख रहे हैं, सेट ऑफ मैसेजेस आर देयर, उनके बीच में 2 प्रोसेसेस या 2 से अधिक प्रोसेसेस जो हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं न मैसेजेस के लिए और मैसेजेस आर शेड्यूल्ड इन अ क्यू, इज़न्ट इट? एक क्यू में रहता है, तो क्यू में हमारा क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो मैसेज को पहले सीक्वेंस में रखा गया होगा, उसे ही पहले रिक्वेस्ट एक्सेस करने का मौका मिलता है और वही प्रोसेस करके निकल जाता है। फाइन, ये हिसाब था हमारा। Again, in terms of shared memory model, it is quite complicated. Again, it somewhere down the line also violates the basic principle of an operating system that says that uh, no two processes should be entitled or should be applicable to use the same set of resources at the same time. ठीक है ना? ये बेसिक सा प्रिंसिपल उसने लेकर के चला था। इसको
केटर करने के लिए अगेन देयर वाज सम रिक्वायरमेंट, किसी न किसी जगह पे इसका ज़रूरत ज़रूर पड़ा होगा, तभी शेयर्ड मेमोरी मॉडल को बनाया गया होगा। अदरवाइज़ हमारा काम तो मैसेज पासिंग मॉडल से आराम से हो ही रहा था। बट इफ यू सी for example, if we consider about the uh, client server architecture, इंटरनेट जिस पे बेस्ड है ना? तो ऐसा भी तो होता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक ही सेट ऑफ डेटा को या एक ही फीड को मल्टीपल क्लाइंट्स रिक्वेस्ट में डाल देते हैं। आई गिव यू एन एग्जांपल, आईपीएल मैचेस जब स्टार्ट होंगे, ठीक है ना? तो उसका हम लोग के पास क्या है कि मैच का लिंक आ जाएगा कि आज मैच 7:30 से है या 8 बजे से है, एक्स वाई टीम्स के बीच में है, और ये रहा उसका लिंक। तो जिस वेबसाइट पे भी, जिस एप्लीकेशन पे भी चल रहा हो, उसका लिंक हमें मिल जाता है। आई एम नॉट द ओनली वन पर्सन हु इज एक्सेसिंग दैट लिंक। मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग होंगे जो उस लिंक को एक्सेस करके मैच देखना चाहते होंगे। इसका मतलब है कि सर्वर पे एक ही लोकेशन पे या एक ही लोकेशन का रिक्वेस्ट हजारों लाखों करोड़ों लोग ने सेम टाइम पे रिक्वेस्ट किया होगा। इफ नॉट सेम टाइम बट एटलीस्ट 1000 लोग तो होंगे जो सेम टाइम पे क्लिक किए होंगे, 7:30 7:45 कोई भी एक टाइम फैक्टर पे देख सकते हैं। तो इतने सारे लोगों को एक ही सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को केटर कराना, दैट इज अगेन अ टाइम, एक टीडियस टास्क है ना? तो उसके लिए हम लोग को देखना पड़ता है कि क्या सर्वर के पास उतना कैपेसिटी हमारे पास है? क्या हमारा सर्वर जो इंस्टॉल हमने कर रखा है, क्या उसके पास उतना एड्रेस लोकेशंस है या उतना कैपेसिटी है कि वो हज़ार, लाख या करोड़ लोगों को कैटर कर पाए? इफ यू वांट द स्पेसिफिक डेटा, लास्ट ईयर का ये डेटा कहता है कि आईपीएल के मैचेस जो जियो सिनेमा पे शायद चल रहा था फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए कोई आपको सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं लेने पड़ रहे थे। किसी-किसी मैचेस में स्पेशली चेन्नई सुपर किंग्स के मैच में जहाँ पे एमएस धोनी खेलने आ रहे थे, उस टाइम में आई थिंक मोर देन 1 करोड़ पीपल वर यूजिंग द एप्लीकेशन एट द सेम टाइम। सो कैन यू इमेजिन द लोड ऑन द सर्वर कि एक बार में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग उसी मैच को एक ही फीड के द्वारा देख रहे हैं। मतलब सर्वर पे या एक ही लिंक पे उन लोगों ने सबने एक्सेस कर रखा है। सो what is the load on the operating system, on the hardware, on the server in totality, कि वो 1 करोड़ रिक्वेस्ट या मोर देन 1 करोड़ रिक्वेस्ट को हैंडल किया हुआ है। 1 करोड़ बहुत बड़ा वैल्यू होता है। अभी हम लोग के टाइम में अगर हम लोग बैंकिंग सेक्टर का ही देखते हैं तो वो कुछ हज़ार का ही रिक्वेस्ट एक्सेस कर पाता होगा, लाखों का भी नहीं। और यहाँ बात हो रही है कि एक ऐसे सिस्टम की जहाँ पे करोड़ रिक्वेस्ट या करोड़ों से भी ज़्यादा रिक्वेस्ट को वो एक्सेस किया जा रहा है सेम टाइम पे। और ये रिक्वेस्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ़ 5-7 मिनट का या 1 मिनट का छोटा-सा रिक्वेस्ट है, इसको सॉर्ट आउट करके नेक्स्ट फ़ेज़ में हम लोग मूव ऑन कर जाएँगे, नहीं। एक मैच अगर चल रहा है लेट्स से 3 एंड हाफ आवर्स के लिए, तो ऑन एन एवरेज एक आदमी 2 अढ़ाई घंटा तो बना हुआ रहता ही होगा, प्रोवाइडेड कि उसका 2 जीबी का डेटा पैक है या उससे ज़्यादा का है। ठीक है? अब वो किसी भी क्वालिटी में देख रहा होगा बट वो पूरा मैच देख रहा है, एटलीस्ट 2 अढ़ाई घंटे तक मिनिमम देख रहा होगा। तो 2 अढ़ाई घंटे तक लाखों लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करना विदाउट एनी हैसल, विदाउट एनी डिले, और सबके सिस्टम पे एक ही जैसे स्पीड पे चलाना। ऐसा नहीं ना मेरे में 5th ओवर दिखा रहा है और तुम्हारे में 1st ओवर दिखा रहा होगा। सब में सेम टाइम पे सेम चीज़ शो कर रहा होगा। ओके? सो यहाँ पे क्या हो गया कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम टाइम पे डिलीवर होना चाहिए, तो स्पीड भी हमें वैसा ही चाहिए। डाइवर्जेंस इन द फॉर्म के पैकेट्स जो डिलीवर हो रहे हैं, एक ही सेट ऑफ पैकेट्स ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। So there are three terms: unicast, multicast and broadcast in terms of delivering a message, either network के टर्म्स में देखा जाए या ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्म्स में देखा जाए। यूनिकास्ट हो गया फॉर एग्जांपल, इफ आई एम सेंडिंग अ पर्टिकुलर मैसेज टू एनी वन ऑफ यू, किसी एक को हम भेज रहे हैं, कब? व्हाट्सएप पे फॉर एग्जांपल, तो यूनिकास्ट सिस्टम हो गया। अगेन, आउट ऑफ माय 100 कॉन्टैक्ट्स लिस्ट, आई एम शेयरिंग द इंफॉर्मेशन विथ लेट्स से 2 और 3 ऑफ यू, तो क्या मल्टीकास्ट, हम एक से ज़्यादा लोगों को भेज रहे हैं लेकिन अभी भी सबको नहीं भेज रहे हैं। देन वी हैव द ब्रॉडकास्ट। देयर इज़ अ फैसिलिटी अवेलेबल इन व्हाट्सएप जहाँ पे हम लोग के पास ब्रॉडकास्टिंग का एक ऑप्शन आता है।
What happens in broadcasting? Anyone who knows? Anyone? What happens in WhatsApp when we select the broadcasting message? सर उस ब्रॉडकास्ट में जितने भी लोग उस क्या कहूँ ग्रुप में अटैच रहते हैं उनको सबको एक साथ मैसेज चला जाता है। हाँ, नॉट एग्जैक्टली ग्रुप, बट आपके कॉन्टैक्ट्स में जितने लोग हैं कॉन्टैक्ट्स व्हाट्सएप में, पे, यस है यस ना, तो सबको वो मैसेज एक ही टाइम पे एक जैसा डिलीवर होता है। तो मोस्टली आप एक ऐसा मैसेज कन्वे करना चाहते हो जैसे आपका फोन नंबर चेंज हो गया है या फिर हैक हो गया है, समथिंग, एक ऐसा इंफॉर्मेशन जो आपके सभी अ, लोगों तक पहुंचना चाहिए एक जैसा। अब सबको क्या इंडिविजुअली मैसेज करेंगे, तो ब्रॉडकास्टिंग कर दिए, इजंट इट? तो ये ब्रॉडकास्ट के द्वारा क्या हो, इनफैक्ट जो हम जो क्रिकेट मैच का जो एग्जांपल बोल रहे हैं, एक स्टेडियम में मैच चल रहा, वहां से एक सेट ऑफ कैमराज ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया या लाइव फीड स्टार्ट किया और उसको उस चैनल पे ब्रॉडकास्ट कर दिया गया। अब उसी फीड को लेकर के इंडिया में लेट से हमें वही मैच अगर जियो सिनेमा पे दिखाया जा रहा है, तो किसी और कंट्री में किसी और चैनल के द्वारा दिखाया जा रहा होगा, लेट से ईएसपीएन या स्टार स्पोर्ट्स, या किसी और चैनल पे हमारे पास हो सकता है, किसी और कंट्री में हो सकता है हॉटस्टार पे दिखा रहा होगा। तो डिफरेंट एप्स, डिफरेंट सब्सक्रिप्शन बेस्ड चैनल्स, डिफरेंट टीवी चैनल्स में डिफरेंट कंट्रीज में ये सिस्टम को शो किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर चैनल अपना अपना कैमरा ला करके लगा दिया, जस्ट लाइक न्यूज चैनल, वैसा नहीं होता है। न्यूज चैनल्स डेडिकेटेड होते हैं, अपना इंफॉर्मेशन अपने हिसाब से वो दिखा सकते हैं, बट एक मैच जो चल रहा है स्टेडियम में, उसको दुनिया में दिखाने के लिए क्या किया जाता है, एक ही सेट ऑफ कैमरा पीपल रहते हैं, प्रोडक्शन टीम रहता है, और वही रिकॉर्डिंग या अभी जो लाइव फीड है उसको ट्रांसमिट करता है अक्रॉस द ग्लोब। अब जिन लोगों ने उसको परचेज कर रखा होगा, लाइसेंस या टेंडर लिया होगा, वो चैनल्स उसको उठाते हैं और वो अपने कंट्रीज में उसको दिखाते हैं। ठीक है, ये हो गया है। नाउ जस्ट अ मोमेंट। सो अब सवाल आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर स्पेसिफिकली, जिस चीज को हम लोग को आज पढ़ना है कि कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस जो हैं, हाउ आर दे कोऑपरेटिंग। ठीक है ना, शेयर्ड मेमोरी मॉडल हो गया या मैसेज पासिंग मॉडल हो गया, लेकिन इनके द्वारा ये हो क्या रहा, एक्चुअली एम क्या है, इनको कोऑपरेट कराने के पीछे मकसद क्या है। ठीक है ना, सो द अल्टीमेट एम इज द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, अल्टीमेट एम इज द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ प्रोसेसेस। इफ द प्रोसेसेस that are of cooperating nature are not synchronized, okay, if the cooperating processes are not synchronized, we may get a chance of having inconsistent data। ठीक है, तो डेटा कंसिस्टेंसी के लिए और काइंड ऑफ अगर हम लोग इसको कंप्यूटर आर्किटेक्चर के टर्म्स में बोले तो पैरेललिज्म अचीव करने के लिए वी यूज प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। ओके, ये टर्म्स आपस में मिले हुए हैं। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इज coming when we have the inter-process communication. Inter-process communication, where do we implement it? Where we have cooperating set of processes, and also inter-process communication के अंदर हमारे पास दो टेक्निक्स अवेलेबल है, दो मेथड्स अवेलेबल हैं। One is shared memory model, another one is message passing model. So all these things are correlated. Don't get confused कि कहाँ से कहाँ पढ़ने चले गए। Okay, so before I start the definition part, I'll give you a real life example। एक प्रोग्राम इस पे हम टाइप करते हैं, just I'll type it out and then I'll explain क्या हो रहा है यहाँ पे। Just give me a moment। Okay, so there is one process P1, फंक्शन के तौर पे हम लोग इसको देख सकते हैं।
ठीक है, लेकिन हम लोग उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्म्स में प्रोसेस बोलेंगे. सो देयर इज अ प्रोसेस P1, उसके अंदर C इक्वल टू B-1 हो रहा है और B इक्वल टू 2 इंटू C हो रहा है. अगेन वी हैव वन मोर प्रोसेस P2 where we have D equal to 2 into B, then we have B equal to D minus 1, right? Now, so there are two processes P1 and P2, सब में एक एक कुछ values यहाँ पे दिया गया है. ठीक है, kindly note down that the value of B is currently 2. ठीक है, value of B is 2. ठीक है, इतना डेटा देने से सफिशिएंट हो जाता है. B का वैल्यू हमने दिया B इक्वल टू 2. नाउ बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज और दिस वैल्यू एंड द टू फंक्शंस, अगर हम इसका सीक्वेंस रखते हैं कुछ इस ऑर्डर में, ठीक है, कि पहले P1 एग्जीक्यूट हो जाए एंड देन P2 एग्जीक्यूट हो जाए. ठीक है, आप एग्जीक्यूट करो पहले P1 को and then execute P2. Try to execute P1 and then try to execute P2. Then let me know what is the value of B, C and D that you are getting finally. चलो करो. Do let me know whatever value you receive. सर P1 प्रोसेस में C इज इक्वल्स टू 1 एंड B इज इक्वल्स टू 2 एंड प्रोसेस 2 में D इज इक्वल्स टू 4 एंड B इज इक्वल्स टू 3. ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रोसेस P1 और P2 में एक B वेरिएबल जो है वो कॉमन है. C भले ही P1 प्रोसेस में है और D भले ही सिर्फ P2 प्रोसेस में है, लेकिन हमारा B जो है वो कॉमन है. So we started with the value of B as 2, and if we follow the sequence where we have P1 and then we have P2, ठीक है, based on this we are getting the value of B as 3. करेक्ट है ना? यस सर. ठीक है, खुशी समझ में आ रही है बात? यस सर. ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ मॉडिफाई करते हैं. लेट्स ट्राई टू सॉल्व P2 फर्स्ट एंड देन P1 फर्स्ट. कोई चेंजेस आता है क्या? यस सर. So what is the new value of B that we are getting? सर अगर प्रोसेस P2 हम लोग पहले एग्जीक्यूट करें देन D इज इक्वल्स टू 4 एंड B इज इक्वल्स टू 3 एंड P1 प्रोसेस के लिए C इज इक्वल्स टू 2 एंड B इज इक्वल्स टू 4. So finally जो हमको लास्ट में जो B मिला that is 4, isn't it? यस सर. ठीक है, ओके. सर मुझे समझ में नहीं आया, एक बार और बताइएगा. ओके, ये सेकंड लाइन के लिए, सेकंड टाइम के लिए मैंने क्या बोला कि आप पहले P2 को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो. सॉरी, पहले P2 फंक्शन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो, प्रोवाइडेड दैट B का वैल्यू हमने अभी भी 2 ही मान के रखा है. ठीक है ना? आपने जब इसको एग्जीक्यूट किया तो D और B का कुछ वैल्यू आपको मिला होगा. उसके बाद आपके पास D का वैल्यू और B का वैल्यू तो अब आ गया है. उसके बेसिस पे अब आप P1 को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो. क्योंकि C में तो सॉरी P1 प्रोसेस में D का कोई रोल नहीं है, तो हम सिर्फ B का ही वैल्यू लेकर के चलेंगे. तो D का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को 3 मिला होगा. Isn't it, प्रेरणा? यस सर, -3. ठीक है, B का वैल्यू हमें 3 मिला था. पुटिंग दैट वैल्यू ओवर इन दिस फॉर्मेट we'll get the value of B as 4. एक बार अपने से सॉल्व करके देख लो. ठीक है, नाउ
एक और वैल्यू देखते हैं क्या कि पहले हम P1 को सॉल्व करेंगे, फिर P2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है? लेकिन इस बार क्या कर रहे हैं हम लोग, P1 को पूरा सॉल्व नहीं करके P1 का सिर्फ फर्स्ट हिस्सा सॉल्व करेंगे, that is C equal to B minus 1. I'll again repeat it. Okay, listen to me very carefully. We have two processes P1 and P2. Both are doing one thing, that they are sharing some common data, that is B, isn't it? दोनों के पास B कॉमन है. हम लोग को इनिशियली दे दिया गया कि B का वैल्यू 2 है. अब हम लोग क्या दे रहा है, सीक्वेंस दे रहा है कि किस सीक्वेंस में ये प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होंगे. अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि पहले P1 इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो रहा था, फिर P2 एग्जीक्यूट हो रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं था हमें. सेकेंड केस में भी क्या देखे, P2 इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो गया और फिर P1 एग्जीक्यूट हुआ. बस इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा कि द वे इन विच B इज बीइंग और द ऑर्डर इन विच द B इज एग्जीक्यूटेड, उसके बेसिस पे B का वैल्यू जो है वो चेंज हो जा रहा है. अब क्या बोल रहा है कोऑपरेटिंग प्रोसेस के लिए कि आप पहले P1 का सिर्फ फर्स्ट वाला हिस्सा स्टार्ट करो एग्जीक्यूट करना, फिर उसके बाद आप P2 का फर्स्ट हिस्सा सॉल्व करो, ठीक है? फिर वापस आओ, P2 का सेकेंड हिस्सा सॉल्व करो और फिर फाइनली आप P1 का सेकेंड हिस्सा सॉल्व करो. तब आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है B का वो बता दो. तो P1 का फर्स्ट पार्ट सर सेम ही आ रहा है जैसा पहले P1 फर्स्ट और P2 में किए थे. कितना है B का वैल्यू? तो B का वैल्यू वही 4 आ रहा है सर. पक्का? नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट. B2 into 1. Then नो P2 सर, का 2 आ 1. रहा है. ओके. P2 का 1 and then we had P2 का 2. खुशी, अगर कोई डाउट है तो प्लीज आस्क. सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है. कहाँ से नहीं समझ में आया, शुरू से? मतलब वो 4 कहाँ से आया वही मुझे नहीं समझ आ रहा. प्रेरणा, वुड यू लाइक टू हेल्प अस? यस सर. सर 4 मतलब सेकंड प्रोसेस. अगर हम लोग P2 फर्स्ट करें, P2 प्रोसेस को अगर करते हैं, तो जैसा सर ने बताया B इज इक्वल टू 2 हम लोग लेकर चलेंगे. तो P2 प्रोसेस में हमारे पास है D इज इक्वल टू 2 इंटू बी. तो D हमारा 2 इंटू 2 दैट इज 4 हो गया. एंड B इज इक्वल टू D माइनस 4. D इज इक्वल टू भी हमारा 4 निकला है, तो 4 माइनस 1 दैट इज B इज इक्वल टू 3. अब हम P1 प्रोसेस में जाएंगे. P1 प्रोसेस में लिखा है C इज इक्वल टू B माइनस 1 और P2 प्रोसेस से हमें B का वैल्यू मिला है 3. सो 3 माइनस 1 दैट इज 2. एंड फिर B इज इक्वल टू 2 इंटू सी. तो 2 तो है और C का वैल्यू भी हमारे को मिला है 2. तो 2 इंटू 2 दैट इज 4. ओके सर. ओके. खुशी, इज इट सॉर्टेड? क्या हम फिर से बता दें?
समझिए सर। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, ये सीक्वेंस फॉलो किए तो क्या हम लोग का आंसर मिला प्रेरणा? सर वही जो हम लोग अगर P1 प्रोसेस को फर्स्ट एंड देन P2 को करते हैं ना, वही सेम वैल्यू आ गया। C इज इक्वल टू 1 आया एंड बी का वैल्यू बताइए। B का लास्ट वैल्यू सर 2 आया है। 2 आया ना? हाँ, हम लोग मोस्टली यस सर। कंसंट्रेट करें बी के वैल्यू पे। ओके सर। ठीक है ना? हम फिर से एक बार क्लियर कर दे रहे हैं, हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं P1 P2। हमने यहाँ पे क्या देखा, P1 के अंदर C B वेरिएबल है और P2 के अंदर D एंड B वेरिएबल है। सो वी कैन से दैट वेरिएबल B इज कॉमन टू बोथ द प्रोसेसेस। ठीक है, एक प्रोग्राम इमेजिन करो जिसके अंदर दो फंक्शन होगा, लेट्स से P1 और P2 नाम से, और दोनों में ही हम लोगों ने कॉमन वेरिएबल चला रखा है B नाम से। क्लियर? नाउ सी और डी का रिजल्ट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज दोज टू आर इंडिपेंडेंट वैल्यूज, उनका रिलेशन अलग अलग प्रोसेसेस से के साथ नहीं है। हाँ, एक चीज क्या है, बिकॉज सी और डी दोनों ही रिलायंट है बी के वैल्यू पे, जैसे सी इक्वल टू बी माइनस वन एंड डी इक्वल टू टू इन टू बी। सो प्रोवाइडेड के बी का लास्ट वैल्यू उन्हें क्या मिला था, उसके बेसिस पे उसके बेसिस पे वो सी और डी का वैल्यू हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बीच में नहीं होगा, वो एक ही बार रन हो रहा है। बट ऑल्सो इफ यू सी प्रोसेस P1, उसमें सेकेंड लाइन क्या है, B इक्वल टू टू इंटू सी। सो वॉट एवर वैल्यू वी रिसीव ऑफ C इन द फर्स्ट लाइन ऑफ P1, उसके बेसिस पे B का वैल्यू इम्पैक्ट होगा। सो अगेन यहाँ पे पता ये चल रहा है कि एक तो C डिपेंडेंट था B पे, एंड अगेन B का जो रिजल्ट नेक्स्ट लाइन में आ रहा है वो खुद डिपेंडेंट है C पे। सो डू यू सी कि कितना इसमें इश्यूज क्रिएट हो सकता है, कि प्रोवाइडेड कि हम कौन से वैल्यू को पहले एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है ना? यही कॉन्फ्लिक्ट हमको बस दिखाना था। ऑल्सो इफ वी एग्जीक्यूट दीज सेट ऑफ प्रोसेसेस इंडिपेंडेंटली इन अनदर सीक्वेंस, फॉर एग्जांपल पहले हमने P1 को पूरा एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे, और फिर P2 को एग्जीक्यूट किए तो हम लोग को B का लास्ट वैल्यू मिला 3। उसी तरह हम पहले P2 को पूरा एग्जीक्यूट किए पहले, और उसके बाद P1 को एग्जीक्यूट किए तो B का वैल्यू हमको मिला 4। तो इससे पता ये चल रहा है, दो प्रोसेस अगर हम दोनों को नॉन सिंक्रोनाइज्ड वे में, ठीक है ना, एक एक करके अगर हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमको दो डिफरेंट वैल्यू B का मिल सकता है, प्रोवाइडेड के ऑर्डर हम लोगों ने आगे पीछे कर दिया है। ऑल्सो अगर हम दोनों को सिंक्रोनाइज वे में अगर रन कर दें, मतलब P1 का कुछ हिस्सा पहले चल रहा है, उसके बाद P2 का कुछ हिस्सा चल रहा है, फिर P2 अपना काम कंप्लीट करने के बाद वापस से P1 का जो बचा कुचा हिस्सा था उसको चला रहा है, तो ऐसे रन करने से हमें B का लास्ट वैल्यू 2 मिला। मतलब 3 सीक्वेंस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं अभी, और तीनों में हमको B का वैल्यू 3 डिफरेंट तरह का मिल रहा है। आई एम नॉट श्योर कि अगर हम आगे और चलाते तो हमको कुछ और नया वैल्यू मिलता या नहीं मिलता। आई हैव नॉट टेस्टेड इट, आप चाहो तो टेस्ट कर लेना, बट हमको बस यही प्रूव करना था कि प्रोसेसेस अब अगर आपस में सिंक्रोनाइज नहीं होंगे तो ये एक इशू आएगा। डिड यू गेट माई पॉइंट? यस सर। ठीक है, नाउ अब इसको एक तरह से हम काइंड ऑफ कंक्लूड अगर करते हैं तो होता क्या है, फिर से हम लोग शुरू करते हैं क्या, कि एक प्रोग्राम में सेवरल प्रोसेसेस होते हैं, राइट? सेवरल प्रोसेसेस हो सकता है कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हों या इंडिपेंडेंटली भी एग्जीक्यूट हो रहे हों एक सीक्वेंस में। उस प्रोसेसेस में कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे जो कि इंडिपेंडेंट नेचर के होंगे, और उनका ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन जो होगा वो अफेक्ट नहीं करता होगा इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सेम और अदर कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस को। सो अभी हम जो भी प्रैक्टिकली दिखाएं यहाँ पे मैथमेटिकली, उसी चीज को हम बस वर्ड्स के फॉर्मेट में भी बोल रहे हैं। अगेन ऐसा भी हो सकता है कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे दैट आर शेयरेबल एंड देयर ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन में अफेक्ट द आउटकम ऑफ द अदर रिजल्ट। जैसा हम लोगों ने अभी देखा, हम वो जो बात बोल रहे थे कि सी जो है डिपेंडेंट है बी पे, बट अगेन बी का जो वैल्यू नीचे निकल करके आ रहा है वो खुद डिपेंडेंट है सी पे। सो ये डिपेंडेंसी जब आ जाती है आइदर वेरिएबल्स के
बीच में या फिर फंक्शंस के बीच में या प्रोसेसेस के बीच में। तो ये कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग को सही से ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन-सा किस सीक्वेंस में एग्ज़ीक्यूट हो रहा है। कभी भी हम लोग मैथ्स में ये प्रॉब्लम्स को शायद फेस नहीं किए होंगे बिकॉज़ हम लोग मैथ्स में क्या करते हैं, एक-एक करके सीक्वेंस में सॉल्व करते हैं। वी नो द सीक्वेंस एंड अगेन इसका एक एग्ज़ाम्पल अगर कंसीडर करते हैं, अगर एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम में हमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ मिल जाता है, वी स्टार्ट टू फॉलो द बोर्ड-मास रूल बचपन में ही सिखाया गया है। लेकिन अगर इसी चीज़ को अगर हम लोग देखते हैं सेveral प्रोसेसेस के फॉर्मेट में जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये अगर रियलिस्टिक वे में अगर आपस में कोऑपरेटिंग नेचर के होंगे, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। आई थिंक शायद इसका एग्ज़ाम्पल हम लोग पहले भी शायद हम सुने होंगे या फिर से एक बार बताने की कोशिश करते हैं। सपोज़ कि हम अपना बैंक में गए और चेकबुक लेकर के गए पैसा विथड्रॉ करने के लिए, और अपने भाई को या किसी दोस्त को बोले कि तुम एटीएम में खड़े रहो, द मोमेंट व्हेन आई रीच द काउंटर आई विल कॉल यू और आप तुम उस टाइम में पैसा विथड्रॉ करना और सेम टाइम पे यहाँ से कैशियर भी मेरा चेक के थ्रू कैश विथड्रॉ करके दे देगा। ना जब दोनों ही सेम टाइम पे अगर कर देते हैं, इन एनी व्हिच वे अगर ये पॉसिबल हो भी गया कि दोनों ने सेम टाइम पे सिस्टम पे क्लिक किया या लॉगिन कर गए या एंटर कर गए, तो दोनों को सेम ही अमाउंट दिखाई देगा। लेट्स से 10,000 है अकाउंट में, उसमें से हम 2,000 निकालना चाह रहे हैं। अब हम 2,000 चेक से निकालें या 2,000 हम कैश से निकालें तो टोटल तो 2,000 और 2,000 4,000 निकला 10,000 में से, तो 6,000 बैलेंस दिखाना चाहिए था। बट अगर दोनों ही सेम टाइम पे एंटर करते हैं सिस्टम पे, तो दोनों को तो करंट अमाउंट दिखा रहा है 10,000। एक ने 2,000 विथड्रॉ किया, दूसरे ने भी 2,000 विथड्रॉ किया, तो दोनों का 10,000 में से 2,000 10,000 में से 2,000 डिडक्ट हो रहा है। तो 10,000 में से जब 2,000 डिडक्ट होता है, तो उसको सिस्टम में कितना दिखाएगा? 8,000। एटीएम वाले को कितना दिखाएगा? उसको भी दिखाएगा 8,000। भले निकला 4,000 इन टोटैलिटी, लेकिन वो जब शो कर रहा है बिकॉज़ दोनों का लास्ट अमाउंट जो दिखा रहा था, वो था 10,000 का। तो 10,000 में से हमने 2,000 ही निकाला, ये मेरे सिस्टम पे दिखा रहा है। तो बाकी कितना बचा? 8,000। यही चीज़ कैशियर को भी दिखा रहा है। लेकिन प्रैक्टिकैलिटी में हुआ क्या? दोनों साइड से 2-2 हज़ार निकाला गया, करके 4,000 विथड्रॉ हुआ, तो 6,000 रहना चाहिए था। ये एक बहुत रेयर केस जो पहले कई कभी बैंकिंग सेक्टर में हुआ होगा या हुआ है, जिसको लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स आए एटीएम को लेकर के। यू नो देयर यूज्ड टू बी जॉइंट अकाउंट्स, पेरेंट का है या भाई-बहनों का है जॉइंट अकाउंट, तो जॉइंट अकाउंट्स में यूजुअली 2 एटीएम कार्ड भी बैंक देता था। आई डोंट नो अब देता भी है कि नहीं। तो 2 एटीएम कार्ड के थ्रू ये चीज़ किया जा सकता था। बट ये बहुत अर्ली फेजेज़ की बात बोल रहे हैं। अब तक तो हमारे पास बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आ गए हैं जो कि हमारे लॉकिंग मोड में ले जाते हैं। तो एक बार जब एक कोई उस एक्शन में, उस एक्टिविटी में घुसता है, आइदर तुम चेकबुक के थ्रू पैसा निकाल रहे हो या डीडी के थ्रू या एटीएम से निकाल रहे हो, तो एक बार में एक ही सिस्टम या एक एक अकाउंट पे एक ही रिक्वेस्ट हैंडल हो सकता है, ये प्रोटोकॉल वैसे बोलता है। 2 को या मल्टीपल एक्सेस देना पॉसिबल नहीं रखा गया है, हटा दिया गया है। ओके, तो अब हुआ क्या चीज़, इसको तोड़ने के लिए जो प्रॉब्लम अभी हम लोगों ने न्यूमेरिकल में देखा, इसको तोड़ने का सीक्वेंस क्या या तरीका क्या था? देयर दे इंट्रोड्यूस्ड द कांसेप्ट ऑफ व्हाट वी नो एज़ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। नाउ अब ये क्या चीज़ है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम? अ, तो वैसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कंसीडर करो जो कि शेयरेबल मोड में है। फॉर एग्जांपल बी के बारे में हमने जो बोला, ठीक है ना? तो वैसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि हमारे शेयरेबल मोड में रहते हैं, उनको हम लोग ग्रुप कर देते हैं और इनके थ्रू हम लोग फॉर्म करते हैं एक क्रिटिकल सेक्शन। एक्सक्यूज़ मी। सो ये क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को समझने के लिए हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को कुछ इस तरह से डिकम्पोज़ करेंगे हम लोग, डू व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश किया जा रहा है।
There we have one aspect that is known as the entry section. Then one more aspect is there that is known as critical section. Then we have the exit section. Finally, we have the remainder section. While statement is true, सेमीकोलन. ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है. ठीक है, ये जो लिखा हुआ है, डू टेक नोट ऑफ इट. इतने को लिख देने पे और इसको एक्सप्लेन कर देना ही अपने आप में एक क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का जो टॉपिक है उसको कवर अप कर देता है. ओके, सो बेसिकली किया क्या गया, एक प्रोसेस को या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को 4 हिस्सों में तोड़ दिया गया. First is the entry section when we enter into a set of instructions. Then what we do, we decompose the instructions into uh, critical section. क्रिटिकल सेक्शन में हमारे पास वो कंपोनेंट्स रहेंगे जो कि शेयरेबल मोड में है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो बी वेरिएबल को हमने कंसीडर किया वो क्रिटिकल सेक्शन का हिस्सा है. और कि कोई एक प्रोसेस जब अपना बी वेरिएबल पे ऑपरेशन कर रहा होगा, दूसरे प्रोसेस को उस टाइम एक्सेस नहीं मिल सकता है. सो आपको एक सीक्वेंस पहले से अजम्पशन में बता करके रखना पड़ेगा. क्या P1 पूरा एग्जीक्यूट करेगा तब P2 जाएगा, या P2 पहले एग्जीक्यूट करेगा देन P1 आएगा, या दोनों का हम लोग मर्ज मोड में चलेंगे जहाँ पे सिंक्रोनसली हमारा P1 और P2 का दोनों का सीक्वेंसेस पैरेलली चल सकता है. ओके, so that has to be defined by the program, और या इंस्ट्रक्शंस जो है कोडर जो है पहले से सेट करके दे देता है एक प्रोग्राम में. वंस द क्रिटिकल सेक्शन पार्ट इज ओवर वी एंटर इनटू द एग्जिट सेक्शन, और वहां पे बस एक तरह का समेशन हमारे पास रहता है. और उसके बाद जो हिस्सा बच गया लास्ट में, लेट्स से कुछ प्रिंटिंग का या कंक्लूसिव कुछ निकालना है, दैट पार्ट विल कम इनटू द रिमाइंडर सेक्शन. ओके, तो यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर. सर ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन. So again, when we are talking about the critical section problem, there are 4 rules or 4 principles, uh, or rather the 4 conditions are there. I'll write it down. Necessary conditions for critical section problem. Sorry. First one is mutual exclusion. Then we have what we say as progress, bounded waiting, no assumption related to the hardware speed.
Okay, so these are the 4 conditions, necessary conditions that has to be fulfilled in order to achieve the critical section problem. Mutual exclusion, है ना? So that has to be mutually decided which segment has to be included at which time of the execution, और जो पार्ट जब इंक्लूसिव मोड में होगा तो डेफिनेटली दूसरे या बाकी सारे पार्ट्स को हम लोग एक्सक्लूसिव मोड में या म्यूचुअली एक्सक्लूड करके रखेंगे. So that has to be mutually decided. म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मीनिंग वही है. अगेन म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें आगे भी डेडलॉक पढ़ने में वो मिल जाएगा. आई एम नॉट स्टेटिंग मच अबाउट दैट. Progress basically defines about the sequence in which the processes has to be executed. तो उनका प्रोग्रेस का एक सीक्वेंस हमें मेंटेन करना पड़ेगा. नाउ ये बहुत कंड्यूसिव सा बात हो जाता है कि प्रोग्रेस का सीक्वेंस कौन बताएगा. क्या प्रोग्रामर पहले से अपना इंस्ट्रक्शन सेट करके रखेगा, या इट विल डिपेंड अपॉन द एल्गोरिदम विच वी टेक फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन. ठीक है, तो मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम डू टेंड टू मेक इट रिलेटेबल कि आउट किसी भी तरह का सीक्वेंस हो, आप उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम विल टेक अप द कॉल इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए. बिकॉज डिफरेंट प्रोग्राम्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ ऑपरेशन. ठीक है, आप रियल लाइफ का कोई भी एप्लीकेशन, सेट ऑफ एप्लीकेशंस देख लो, उनके हर तरह के प्रोग्राम्स अलग अलग तरह के बने हुए हैं. अगर इस बात को प्रोग्राम के ऊपर छोड़ दिया जाए कि यू विल डिसाइड द प्रोग्रेस या द सीक्वेंसेस, तो वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लोड काफी ज्यादा आ जाएगा कि हर प्रोग्राम के तरीके से उसको समझ करके इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. बट दैट इज नॉट द केस. हम जब एक प्रोग्राम्स हम लोग जब डेवलप करते हैं, वी आर वेरी मच लिमिटेड बाय द अरेंजमेंट्स दैट वी आर प्रोवाइडेड. अगर आप थोड़ा बैक ट्रैक करके देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, विच एवर लैंग्वेज यू हैव लर्न टिल नाउ, उसमें हमारे पास एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारा ऑप्शंस नहीं था. वी आर गिवन विथ वेरी लिमिटेड ऑप्शंस. आइदर आप लूप का अगर एग्जांपल देख रहे हो तो वाइल से, डू वाइल से, फॉर लूप से ही बनेगा. अदर देन दैट वो फिर रिकर्सिव प्रोग्राम बन पाएगा जिसमें हम लोग फिर फंक्शंस लगाएंगे. अगर फंक्शन लगा करके सॉल्व करें और वो रिकर्सिव फंक्शन है, देन उसमें फिर इफ एल्स लगेगा. इसके अलावा इन 4-5 ऑप्शंस के अलावा आपके पास और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, स्कोप नहीं है. ठीक है, ये तो हम बात बोले सिर्फ एक सिंपल सा वैसे एग्जांपल को लेकर के जो कि हम सबके लिए रिलेटेबल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का. अगेन यू कैन टेक एन असम्पशन ऑफ एनी सच एप्लीकेशन जो कि पैरेलली रन कर रहा होगा. थिंक अबाउट आज के टाइम में आई थिंक सभी ने यूज़ किया होगा जो गूगल शीट्स जो आते हैं, जहाँ एक एक्सेल शीट को हम लोग ऑनलाइन मोड में छोड़ देते हैं और उसको मान लो हम 4 लोगों ने मिल करके शेयर कर दिया है, एंड आई हैव क्रिएटेड दैट ब्लैंक शीट, और सबको बोला कि अपना-अपना रिकॉर्ड उसमें मेंटेन करो. तो ये तो हो सकता है ना स्कोप कि हम जब लिख लिख रहे थे जिस कॉलम में, कोई और भी उसमें लिखना चाह रहा होगा. अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम या जो भी मैकेनिज्म वहाँ चल रहा है, वो कैसे समझे कि किसका लिखा हुआ को एक्सेप्ट करना चाहिए उस सेल में. इफ यू गाइस हैव नॉट डन येट, आप लोग आपस में कोऑपरेट करके, कोऑर्डिनेट करके एक बार एक एक्सेल शीट को शेयर करके देखो और उसको रियल टाइम पे 2 या 2 से अधिक लोग एडिट करने का कोशिश करो. अब देखो सेम कॉलम पे या सेम सेल पे 2 लोग एडिट करते हैं तो क्या होता है? 2 लोग एंट्री कर रहे हैं तो क्या होता है? ऐसा भी तो हो सकता है एक आदमी लिख रहा होगा, दूसरा आदमी डिलीट करने के लिए खड़ा होगा, सेम सेल पे. ठीक है ना? So these things can be practiced by 2 or more people at the same time. एक एग्जांपल मैंने बता दिया. नाउ नेक्स्ट वन इज बाउंडेड वेटिंग. तो अभी जैसे हम लोग डिस्कस किए क्या, अगर हम लोग सीक्वेंस बता देते हैं प्रोग्रेस पे, तो उसके बेसिस पे क्या होगा, अगर एक प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन मिल गया है तो दूसरे को वेट करना ही पड़ेगा. अगेन इट माइट सीम प्रीटी मच similar to the first principle, that is of mutual exclusion, but there is something more to mutual exclusion than bounded waiting. And last is no assumption related to the hardware speed. Yes, that is very true. हम लोग जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में जब बात करते हैं और प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जो हम लोग बात करते हैं, उसमें हम लोग कभी भी हार्डवेयर को इंक्लूड नहीं करते इन सब बातों पे. व्हाई? बिकॉज
आपके कंप्यूटर और मेरे कंप्यूटर में डेफिनेटली फर्क होगा इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर. बोथ ऑफ अस माइट बी यूजिंग द i3 प्रोसेसर, बट हो सकता है i3 आपका 6th जनरेशन का होगा, मेरा कुछ और होगा. उसमें जो पाइपलाइनिंग और जो डिजाइनिंग स्ट्रक्चर यूज किया गया होगा वो अलग होगा. सो दो सिस्टम को हम लोग जो डिफरेंट हार्डवेयर रखता होगा may or may not have the different architecture. How can we compare it using the hardware? So जब भी हम लोग कंपैरिजन या इस तरह का सीक्वेंसेस का अरेंजमेंट करते हैं, और ये बात आगे कई जगह पे भी दिखाई देती है कि हम लोग वहाँ पे हार्डवेयर्स को कंसीडर नहीं करेंगे, नाइदर उनका स्पीड को, ना ही उनके क्वालिटी को, ना ही उनके स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर को. ठीक है, बिकॉज वी नो दैट हर 2 से 3 सिस्टम में क्या है, कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस होते हैं. यू माइट बी यूजिंग द i3 प्रोसेसर, आई माइट बी यूजिंग Ryzen प्रोसेसर. एक है इंटेल कंपनी का, एक है AMD कंपनी का. तो डिफरेंट कंपनीज हैव डिफरेंट ओन सेटअप. अगेन आपका 4 स्टेज पाइपलाइनिंग का होगा, आई माइट बी हैविंग अ 3 स्टेज पाइपलाइनिंग. कंप्यूटर आर्किटेक्चर पूरा अलग-अलग होगा. You might be using a higher L3 version of cache. I might be using a lower version of cache memory. तो यहाँ पे वो क्वालिटी और हार्डवेयर डिपेंडेंसी को हटा करके आप जो भी बात कर रहे हो टोटली प्रोसेस, प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे ही बात कर रहे हैं. इज दिस क्लियर? यस यस सर। सर। ठीक है ना. तो आज हम लोगों ने देखा कि कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस क्यों चाहिए आईपीसी. तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कैसे होता है, तो हम लोगों ने देखा कि प्रॉब्लम्स क्या है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन विद दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और उसका सॉल्यूशन क्या है. तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इज द सॉल्यूशन टू द process synchronization, and in order to achieve critical section problem we have the 4 necessary conditions: mutual exclusion, progress, bounded waiting, and no assumption to the hardware speed. Again ये तो conclusive यहाँ तक हो गया. Again we have the solutions to the critical section problem. For example, Peterson's solution एक है. I'll provide the notes again for the same thing. Go through the notes of Peterson's solution. बस एक algorithm इसमें हम लोग को समझना है that will define के how the processes are taking care of the entry section, exit section, and critical section. ठीक है. और इसके बाद हम लोग फिर कुछ और भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है, लाइक डाइनिंग फिलोसोफर्स प्रॉब्लम इज देयर, वेरी इम्पोर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग. उसको कोशिश करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर देने का. बाय द टाइम जितना हम पढ़ाए हैं दैट डज नॉट सीम टू बी सफिशिएंट एनफ. आप इसको एक बार बुक्स, मल्टीपल बुक्स या मल्टीपल डॉक्यूमेंट से रेफर करो, समझने की कोशिश करो. और क्योंकि ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन जितना मेरे बोलने पे आसान लग रहा होगा, उतना आसान टेक्निकली ये है नहीं, और जितना बताया गया ये सफिशिएंट भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू मस्ट ऑल्सो keep on searching for new more contents about what else is there that has to be discussed in this topic at least. ठीक है. Any doubts till now? नो सर। Okay. So this topic is I'll keep it over here. हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर पीटरसन सॉल्यूशन का देखेंगे, और डाइनिंग फिलोसोफर्स प्रॉब्लम देख करके क्रिटिकल सेक्शन और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को कंप्लीट कर देंगे. देन विल मूव फॉर न्यू टॉपिक्स. ठीक है. थैंक यू. थैंक यू सर। थैंक यू सर।